हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग रिएक्शन स्टडी करेंगे जहां पर हम सिंगल स्टेप में एसिड से अमीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बहुत इजीली अमीन सिंथेसाइज कर सकते हैं एंड वी ऑल नो कि अमीन्स कितने इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स होते हैं इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड दिस रिएक्शन इज श्मिट रिएक्शन। हियर विल बी स्टडिंग दिस रिएक्शन विद इट्स मैकेनिज्म। और ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑर्गेनिक सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू। श्मिट रिएक्शन फर्स्ट जो डिस्कवर किया गया था वो 1924 में डिस्कवर किया बाय कार्ल फ्रेडरिक श्मिट। और उन्होंने क्या किया कि एसिड्स को डायरेक्टली अमीन्स में कन्वर्ट किया जस्ट बाय यूजिंग हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HN3 और उन्होंने जो कैटलिस्ट यूज किया वो था एसिड कैटलिस्ट एंड दैट वाज सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मीन्स कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया एज अ कैटलिस्ट। और इन्हीं ग्राउंड्स पे हम स्टडी करेंगे आज श्मिट रिएक्शन। तो चलिए इसका एक जनरल रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं। श्मिट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एसिड्स हैं आर C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आई एम जस्ट राइटिंग द जनरल फॉर्मूला। इसका जब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ दैट इज HN3 in the presence of acid catalyst that is H2SO4 we obtain amines that is RNH2। और इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्ट है दैट इज अमीन्स एंड वी आर ऑब्टेनिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी जनरल रिएक्शन को हम कुछ स्पेसिफिक एसिड्स के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे इफ आई एम टेकिंग प्रोपियोनिक एसिड दैट इज CH3CH2COOH, this is propionic acid. When I treat it with hydrozoic acid that is HN3 in the presence of the strong acid like H2SO4, I obtain ethylamine that is CH3CH2NH2 with the liberation of कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज जस्ट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन जहां पर आप एसिड से डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो इसमें हाइड्रोजोइक एसिड यूज हो रहा है दिस इज वेरी टॉक्सिक एंड एक्सप्लोजिव इन नेचर। और जो एसिड यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एसिड, इसमें भी बहुत सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल हैंडलिंग हाइड्रोजोइक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इन द लेबोरेटरी। अब चलिए बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। पर बिफोर मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ द रिएक्शन कि ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। अब श्मिट रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये हाईली कीमो सिलेक्टिव होता है। मीन्स आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बहुत ही प्रिसिशन से सिंथेसाइज कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी। तो ये इसका एक वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर है श्मिट रिएक्शन का कि हाईली कीमो सिलेक्टिव होता है जो कि बहुत कम रिएक्शंस में पाया जाता है। और जो इसका नेक्स्ट फीचर है कि ये ड्रग डेवलपमेंट में बहुत वाइडली यूज होता है। जैसे कि इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ पैक्सिलिन, यहाँ पर ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है ये बहुत इजीली सिंथेसाइज हो जाता है बाय यूजिंग श्मिट रिएक्शन। मोरोवर जो एंटी फंगल ड्रग्स है जैसे कि फ्लूकोनाजोल्स हो गए, इनको भी सिंथेसाइज करने के लिए ये रिएक्शन एक की रोल की तरह काम करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। अब मैकेनिज्म में पहले हम इसका जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म स्कीम देख लेते हैं। अभी हमने बात करी कि श्मिट रिएक्शन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्टली अमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो दो इंटरमीडिएट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन इट्स मैकेनिज्म इज एसाइल एजाइड और आइसोसाइनेट। इनको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, पर अभी आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसका जो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म स्कीम है वो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हम एसिड को पहले हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एसाइल एजाइड, और एसाइल एजाइड की फिर हम रीअरेंजमेंट करते हैं, फिर हमें आइसोसाइनेट मिलता है, और आइसोसाइनेट की फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अमीन्स मिलता है। तो जो बेसिक फ्लो ऑफ रिएक्शन है वो ये है कि पहले हम प्रोटोनेशन करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद हम रीअरेंजमेंट करते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट दैट इज अमीन मिलता है। सो दिस इज
द जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म स्कीम। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो आप मैकेनिज्म बहुत इजीली समझ लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेन स्टेप्स ऑफ जनरल मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म को हम 4 मेन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्टिवेट करेंगे बाय प्रोटोनेशन। देन इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका करेंगे? हाइड्रोजोइक एसिड, दैट इज HN3 का हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। देन इन द थर्ड स्टेप हम रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट से क्या मिलेगा? आइसोसाइनेट मिलेगा, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में स्टडी किया। और फोर्थ स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे आइसोसाइनेट की, ताकि हमें मेन प्रोडक्ट दैट इज अमीन्स मिल सके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, लेट अस कंसिडर इट एज प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर आप एक्टिवेशन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की और साथ में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर देन रीअरेंजमेंट इज टेकिंग प्लेस एंड द लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। सो लेट अस स्टडी दीज स्टेप्स वन बाय वन। तो अब जनरल मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो हमने स्टडी किया था वो था एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले हम प्रोटोनेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ताकि वो इलेक्ट्रोफिलिक बन जाए, मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो लेट अस सी कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैसे एक्टिवेशन करी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आई कैन राइट इट ओवर हियर RC डबल बॉन्ड O OH. So this is the general formula of carboxylic acid and here the oxygen is carrying the lone pair of electron. तो पहले स्टेप में हम इसकी प्रोटोनेशन कर रहे हैं। प्रोटोनेशन हम कैसे करेंगे? अब हमने इसमें एसिड कैटलिस्ट यूज किया था H2SO4। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन, मीन्स यहाँ से प्रोटोनेशन होगी इस कार्बन के ऑक्सीजन की। तो here will be obtaining RC double bond OH and here OH, and this oxygen will be carrying a positive charge with the lone pair of electrons. So what we have done over here, we have made this carbonyl group more electrophilic. So this is the first step. Now in the second step, अब second step में क्या किया था? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा था by हाइड्रोजोइक एसिड to form acyl azide. तो यहाँ पर हम acyl azide intermediate form करेंगे by the nucleophilic attack on this electrophilic carbonyl by hydrozoic acid. अब hydrozoic acid was HN3, so I'll just open it out and I can write it like this: N double bond N double bond NH. I'm just opening out the structure. Here जो nitrogen है, it will carry a positive charge and this will carry a negative charge, and here two lone pair of electrons are present. Now what is happening over here? यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन पर। तो here the nucleophilic attack will be carried out on this carbon, और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा on this oxygen. So very easy. तो यहाँ पर देख लेते हैं जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? This will be RC. Here यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, this will be OH and this positive charge will be neutralized, और यहाँ पर हो जाएगा OH जो कि पहले रिएक्शन भी यहाँ पर मेंशन था, और यहाँ पर अटैच हो जाएगा N double bond N and double bond NH, and this will carry a positive charge जो कि यहाँ पर था, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया, तो it will be left only with a lone pair of electron. So what is this? This is acyl azide. This is an intermediate which you cannot isolate. Now let us move on to the third step. अब third step क्या था? Curtius rearrangement. Curtius rearrangement में क्या होगा? ये जो acyl azide है इसको हमें आइसोसाइनेट में कन्वर्ट करना है, और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। सो लेट अस सी कि एसाइल एजाइड कैसे रीअरेंज होगा आइसोसाइनेट में। यहाँ पर थोड़े से 3 या 4 स्टेप्स होंगे फॉर शोइंग द रीअरेंजमेंट इनटू आइसोसाइनेट। सो लेट अस सी वन बाय वन दीज स्टेप्स। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? वाटर की रिमूवल होगी। वाटर की रिमूवल में क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज हो जाएगा, एंड वील बी लेफ्ट विद RC double bond O and here N with a lone pair of electron, double bond N carrying a positive charge, double bond NH.
H. So this kind of intermediate will be left. अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से movement of electrons is taking place. ये जो bond है ये यहाँ पर shift होगा. Now over here this double bond will shift over this nitrogen. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन की shift होगी. So here proton shift will take place and this hydrogen, this proton will be shifting over to this nitrogen. तो यहाँ पर देख लेते हैं कि shift कैसे होगी. R C double bond O and here the hydrogen will be attached. So NH, here single bond will be left. This nitrogen is carrying a positive charge. This is carrying double bond and यहाँ पर एक और यहाँ shifting हो रही है तो यहाँ पर एक और bond लग जाएगा and here nitrogen. तो इस तरीके से प्रोटॉन की शिफ्ट होगी फ्रॉम दिस नाइट्रोजन टू दिस वन. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, नाइट्रोजन गैस को यहाँ पर रिलीज करना है. तो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लाइक दिस बॉन्ड will stabilize this positive charge, thereby releasing the nitrogen gas over here. So we'll be left with the product R C double bond O and here N and H and this nitrogen will be carrying a positive charge. तो इस तरीके से नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई. सो आई जस्ट राइट इट ओवर हेयर माइनस N2 एंड आई सर्कल इट ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई है. अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्रोटोन है इसका लॉस होगा. सो आई राइट इट ओवर हेयर माइनस H पॉजिटिव. तो आई जस्ट बी लेफ्ट विद R C double bond O N with two lone pairs of electrons on this nitrogen. Now the main step is there, that is the formation of isocyanate. यहाँ पर main rearrangement होगी. ये जो alkyl group है it will be shifted to this nitrogen, thereby forming an isocyanate. Let us see how this happens. तो ये पूरा का पूरा alkyl group है वो इस nitrogen के साथ जाके attach हो जाएगा and this lone pair of electron will form a double bond over here and the product which I'll be obtaining will be alkyl isocyanate, that is R N double bond C double bond O and this is alkyl isocyanate. So over here what is happening, R negative की शिफ्ट हो रही है. दिस मीन्स एल्काइल आयन का शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस नाइट्रोजन फॉर्मिंग एल्काइल आइसोसाइनेट. सो दिस वाज द थर्ड स्टेप. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट. अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आइसोसाइनेट बना है इसका हाइड्रोलिसिस होगा, देयरबाय फॉर्मिंग द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज द प्राइमरी अमीन. तो यहाँ पर लेट अस राइट द हाइड्रोलिसिस स्टेप. तो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन होगा and this alkyl isocyanate will be very easily converted into primary amine, that is RNH2, liberating carbon dioxide as a byproduct. So these were the 4 steps जिससे हम बहुत easily Schmidt reaction का mechanism याद रख सकते हैं. In this, the first step was the activation of carboxylic acid, then the second step was the nucleophilic attack, then comes the rearrangement and the last step was the hydrolysis. तो इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके वी कैन इजीली कन्वर्ट इन अ सिंगल स्टेप दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अमीन्स. फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैसिनेटिंग रिएक्शन जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होता है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन, please do ask in the comment section, and if you like the video, please do hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.